दोस्तों आरबीआई का एक नया फैसला आया है रेपो रेट को लेके। आरबीआई ने इस बार रेपो रेट को अनचेंज रखा है, जो कि 5.25% पहले से था और अभी ये 5.25% ही रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि इस पे होम लोन जो जिन्होंने ले रखा है, पर्सनल लोन या कार लोन ले रखा है, उनके ईएमआई पे क्या कुछ असर पड़ेगा, या जो लोग लोन लेने वाले हैं, किसी भी तरीके का लोन लेने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उनको क्या वेट करना चाहिए या अभी ये समय है लोन लेने का। उसके अलावा अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो आइए डिटेल से हम इसके बारे में बात करते हैं। पड़ेगा हमारे आपके ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ सकता है। तो इसका असर इस तरीके से पड़ सकता है कि मैक्सिमम जो हम लोग हैं वो लोन लेते हैं, ईएमआई पे करते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट का डायरेक्टली हम जो ईएमआई पे करते हैं उस पर असर होता है। बैंक उसमें ज़्यादा चार्ज करता है, कम चार्ज करता है, तो उस हिसाब से हमारी ईएमआई जब जब न्यू रेपो रेट अनाउंस करता है रिजर्व बैंक, तब तब हमारी ईएमआई जो है घटती है या बढ़ती है। वो डिपेंड करता है कि रेपो रेट क्या है, कैसे है, ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई सीधी सी बात है, अगर ईएमआई कम होगी या ज़्यादा होगी तो उसका हमारे जीवन पे डायरेक्टली असर पड़ेगा। हम जो घर चलाते हैं या हमारा हाउस होल्ड का जो एक्सपेंसेस है या सेविंग्स है, उस पर भी डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 25,000 का ईएमआई दे रहे हैं और 2,000 ईएमआई अगर कम आपको देना पड़े, तो भैया 2,000 की बचत तो है ना। वो 2,000 कहीं पे हम ग्रॉसरी आइटम्स, कहीं पे हाउस होल्ड में एक्सपेंस कर सकते हैं। तो ये है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर ईएमआई रेपो रेट घटती है, बढ़ती है, तो क्या असर पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि इस बार आरबीआई जो है वो रेपो रेट ना घटाएगी ना बढ़ाएगी, वो रेपो रेट को अनचेंज रखेगी। 5.25 के आसपास जो चल रहा है उसी रेपो रेट पे रखेगी। तो ये है। तो अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि रेपो रेट होता क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है, क्योंकि अगर आप ये जान लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा समझना कि डायरेक्टली ये आपके ईएमआई को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो रेपो रेट को ऐसे समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि जब बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, बैंक को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। और जब बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो मदद कौन करता है, वो भी आरबीआई ही करता है, ठीक है। तो जब बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई उसे पैसे देती है और वो एक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती है और वो एक इंटरेस्ट रेट पे पैसा देती है, ठीक है। तो वही जो इंटरेस्ट रेट है उसी को रेपो रेट कहते हैं। अब इसको अगर सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें, आम बोलचाल की भाषा में, तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्रॉसरी शॉप जो होती है, यानी कि किराना स्टोर्स जिसको बोलते हैं, वो हमारे गली मोहल्ले हर जगह होती है। तो मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में जितना भी किराना स्टोर्स है वो उसके लिए एक ही होलसेल मार्केट है, यानी कि वो एक ही जगह, एक ही होलसेल मार्केट से सारे जितना भी ग्रॉसरी का शॉप है सारे के सारे सामान खरीदते हैं। तो अगर वो ग्रॉसरी होलसेलर जो है वो अगर अपना सामान महंगा कर दे, ठीक है, तो आपका नियरेस्ट जो ग्रॉसरी शॉप है वो भी अपना सामान महंगा करेगा। यानी कि पहले जो आप बिस्किट 10 रुपये का खरीदते थे वो अब आपको 15 रुपये का खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होलसेलर ने महंगा कर दिया, और होलसेलर ने जब महंगा कर दिया तो आपका नियरेस्ट ग्रॉसरी शॉप जो है वो भी महंगा करेगा, क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट मार्जिन कमाना है।
तो उसी तरीके से बैंक भी करता है। बैंक को अगर ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है आरबीआई को, तो वो भी अपना लोन महंगा कर देते हैं, और वो अगर अपना लोन महंगा करते हैं तो फिर वो आपकी ईएमआई को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। उसी तरीके से अगर आरबीआई रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट को कम रखती है तो बैंक भी आपसे कम ईएमआई चार्ज करते हैं। तो ये रेपो रेट का फंडा है, जिसे कि आप सबको जानना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है लोगों में कि जब भी रेपो रेट की बात होती है या जब भी आरबीआई के कोई मीटिंग की, इस तरीके की मीटिंग की बात होती है, तो लोग ये सोचते हैं कि ये तुरंत ही, मतलब आज रात मीटिंग हुआ, अनाउंस हुआ कि रेपो रेट ये है, और अगले दिन से ही क्या होगा कि उनका ईएमआई चेंज हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मिथ भी है। ठीक है, तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बैंक जो है वो अपनी लेंडिंग रेट्स यानी कि MCLR या एक्सटर्नल बेंचमार्क के हिसाब से चेंजेस इम्प्लीमेंट करती है। यानी कि रेपो रेट अगर आज अनाउंस हुआ तो आपका बैंक कुछ दिन लेगी वो अपने प्रोसेस को देखने में। ठीक है, और फिर उस हिसाब से वो चेंजेस इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, इसीलिए आपको रेपो रेट बदलने के बाद आपको अगर जानना चाहते हैं कि आपके ईएमआई में कब से ये चेंजेज होंगे, तो आप डायरेक्ट बैंक के पास भी जा सकते हैं। बैंक अधिकारी को मिलके उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा और कितना इम्प्लीमेंट होगा। वो सारा जानकारी आपको ऑन द स्पॉट दे देगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। क्लियर होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भैया मोटिवेशन भी ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन का कुछ भी नहीं होता, वीडियो भी नहीं बनता। समझ रहे हैं ना बात का। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को अनचेंज्ड रखता है, ठीक है, अनचेंज्ड, अगर जैसा कि मैंने पहले बोला कि अनचेंज्ड भी रखेगा, और ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि इस बार जो है ना घटेगी ना बढ़ेगी, अनचेंज्ड ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? आपकी ईएमआई कभी कम नहीं होगी। बताइए दोस्तों। ऐसा है ना कि अगर रेपो रेट बढ़ता या घटता है तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और एफडी पे एक्चुअल इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है। तो हम उसी पे बात करते हैं कि अगर बढ़ता या घटता है तो हमारे इन लोन पे, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एफडी, जैसा कि मैंने बताया कि कैसे इम्पैक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं होम लोन की। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप मान के चलिए कि आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया। ठीक, 50 लाख का एक होम लोन आपका चल रहा है, और उसकी इंटरेस्ट रेट जो है फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग मतलब क्या? घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, सिचुएशन के हिसाब से। यानी कि यही जब आरबीआई कुछ अनाउंसमेंट करती है उस हिसाब से फ्लोट करती रहती है। ठीक, और उसकी इंटरेस्ट रेट, और अगर फ्यूचर में आरबीआई रेपो रेट कम करती है तो बैंक भी धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ईएमआई जो है, जो अभी अगर दे रहे हैं, जैसा कि मैंने 25,000 बताया पर मंथ दे रहे हैं, तो रेपो रेट के हिसाब से 1,000-2,000 इसमें कमी आ सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से ईएमआई जो है, तो एंड रिजल्ट क्या होगा हमारे होम लोन का? ईएमआई कम होगा। ठीक है, तो ईएमआई अगर कम होगा तो आपके पास एक और भी ऑप्शन होता है कि आप लोन का जो टेन्योर है उसको भी कम करवा सकते हैं। उसको कम करवाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा, और इसके लिए आप बैंक वाले से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और वो बैंक वाले मान भी जाते हैं, मानते ही हैं, मान जाते हैं। वो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है।
तो आप वो 10 ईयर कम करवा सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है कि पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन क्या है कि भैया सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर छोटा सा भी इम्पैक्ट होता है, छोटा सा भी चेंजेस रेपो रेट में होता है, तो सबसे पहले आपको पर्सनल लोन में दिख जाता है, ठीक है। तो ये जनरली तो अगर आप पर्सनल लोन लेने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में लेने का सोच रहे हैं 1-2 महीने में, तो अभी आप RBI का अनाउंसमेंट नया वाला देखिए, फिर उस हिसाब से प्लान कीजिए, डिसाइड कीजिए, बैंक वाले को नेगोशिएट कीजिए कि कुछ कम, जितना कम से कम हो सके आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए उतने कम इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन अभी RBI का अनाउंसमेंट आप वेट कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। RBI पॉलिसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप ये लोन लेने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं अब कार लोन की, ठीक है। अगर बैंक्स की बोरोइंग कॉस्ट कम होती है, ठीक है, अगर बैंक्स की बोरोइंग कॉस्ट कम होती है, ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से कार लोन ऑफर्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बैंक, इसमें क्या होता है कि बैंक की बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, अगर जैसे कि कम हुई ना, तो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन की वजह से कार लोन ऑफर्स और ज़्यादा आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा बैंक ऑफर करेगी। लेकिन हर बैंक का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ये ऑफर्स डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक आपको सेम ऑफ़र दे। कुछ बैंक का ऑफ़र आपको अच्छा भी लगेगा, कुछ बैंक का ऑफ़र आपको सो लगेगा, जनरल लगेगा। तो फैसला उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स की, ठीक है। फिक्स डिपॉजिटर्स वाले क्या करें भैया? फिक्स डिपॉजिटर्स वाले सबसे बढ़िया है कि अभी जहाँ पैसा जितने का फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है उन्होंने, वो बिल्कुल एज इट इज़ रखें और न्यू रेपो रेट अनाउंसमेंट के लिए इंतज़ार करें, ठीक है। अगर रेपो रेट बैंक का महंगा होता है, ठीक है, और अगर बैंक अनाउंस करती है हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो फिर आप उसमें फ़ैसला ले सकते हैं कि आपका जो FD मैच्योर करने जा रही है या मैच्योर करने वाली है, 2-3 महीने रह गए हैं या 3-6 महीने भी रह गए मैक्सिमम, तो आप उसको ब्रेक करके फिर से नए इंटरेस्ट रेट पे FD कर सकते हैं। तो ये FD वाले का ऑप्शन है। FD वालों को भी इंतज़ार ही करना पड़ेगा RBI के अनाउंसमेंट का, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि अब सवाल है कि क्या सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट में भी असर पड़ेगा? तो भैया सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट में क्या ही असर पड़ेगा, अभी कितना है, 3 से 4% के आसपास सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। तो उसमें थोड़ा घट भी जाए, थोड़ा बढ़ भी जाए, तो उसमें क्या ही असर पड़ेगा। तो सेविंग अकाउंट वाले को बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये आप गांठ बांध के रखिए, ठीक है, इस चीज़ को। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर RBI रेपो रेट कम कर देता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर देता है, तो फिर तो बोरोवर्स को फ़ायदा होता है। तो RBI हर बार ऐसा क्यों नहीं करता है? दोस्तों, RBI का सिर्फ यही काम नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है। और RBI का ये काम भी है इन्फ्लेशन को देखना, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन भी एक तरीके से बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा आता है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पैसे की वैल्यू भी कम होती है। तो RBI का समय समय पे क्या है, इन्फ्लेशन कम करना, रुपये की स्टेबिलिटी भी देखनी होती है, रुपया कितना स्टेबल है, और भी इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर से उस हिसाब से RBI को फैसला लेना पड़ता है। तो RBI हर बार ये काम नहीं कर सकती है, ठीक है।
अब भैया सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपके पास लोन है तो आज आपको क्या करना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर लोन है तो आप वेट कीजिए, देखिए, उसके बाद जो चेंजेज आते हैं उससे डायरेक्ट बैंक वाले से बात कीजिए कि आपकी ईएमआई कम होगी और कितनी कम होगी और कब तक कम होगी। तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आरबीआई के डिसीजन का आपको डायरेक्ट क्या फ़ायदा मिल सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में गाड़ी खरीदने के लिए या घर खरीदने के लिए या पर्सनल, तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट देख के डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। पहले कंपेयर कर लीजिए प्रोसेसिंग फ़ीस, पेमेंट चार्जेस, फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड रेट, टोटल कॉस्ट ऑफ लोन, ठीक है, और आरबीआई का आने वाला फ़ैसला। ये सब देख के ही आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। कभी कभी माइनर चेंजेस भी आपके इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि 0.25% की भी अगर बात करें तो ये भी आपके ईएमआई को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो इसे उन लोगों के पास भी भेजें जो होम लोन लेने वाले हैं या पर्सनल लोन लेने वाले हैं या जिनकी लोन ऑलरेडी चल रही है, ताकि ये जानकारी उनके पास भी पहुँचे और आप माध्यम बने, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा इस चीज़ का उठा सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आरबीआई, ईपीएफओ, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना है।